नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस सेशन में हमने एसए के पॉइंट्स पे, कुछ राइट इशूज़ के पॉइंट पे, कुछ आपके जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, मेंस के पॉइंट पे हमने काम किया। तो उसी श्रृंखला में आज हमारा जो टॉपिक आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि इंडियन ज्योग्राफी को स्टडी करना है, उसको लर्न करना है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को स्टडी करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर हमारा जो प्रोग्राम है वो मेंस ओरिएंटेड ही है, यानी आपको कैसे लिखना है एग्जामिनेशंस में। नॉर्मली क्या होता है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो है प्रीलिम्स के लेवल पे बहुत चीज़ें याद कर लेते हो और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई भी हो जाता है। बट मेंस में क्या होता है कि प्रॉपर प्रैक्टिस ना हो पाने के कारण बहुत सी दिक्कतें आती हैं, और ये केवल जो दिक्कतें जो जनरेट होती हैं वो आपके आंसर ना लिखने की वजह से। कैसे आंसर की फॉर्मेटिंग होगी, किस तरीके से लिखना है, तो इसी श्रृंखला में पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स बताऊंगा 2-3 लेक्चर्स में, और उसके बाद से हमारा जो मेंस राइटिंग का जो प्रोग्राम है वो अगले कुछ दिनों में आ जाएगा आपके सामने। तो उस पर आपको लिखना होगा किस तरीके से आपको आंसर की फॉर्मेटिंग करनी है। अब इसी श्रृंखला में जो है इंडियन जियोग्राफी, पहली चीज़ तो आती है कि जियोग्राफी जो लिखा है, क्यों जियोग्राफी का नीड है, वाई जियोग्राफी नीडेड। तो इसको समझने के पहले समझना होगा कि जियोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपके लर्निंग का, जिसके माध्यम से आप क्या होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्टिविटी आपको मिलती है। जैसे कि आप मान लो किसी जगह पे पर्टिकुलरली आप ब्यूरोक्रेट बन के जाते हो, या नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे ही एक सामान्य जानकारी क्या होनी चाहिए अपने आसपास के जगहों के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में, पर्टिकुलरली वहाँ के रहन सहन के बारे में। तो ये सभी चीज़ें जो होंगी आपके जियोग्राफी में आएगी। यानी जियोग्राफी की अगर हम बात करें, एक एक एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं, तो इसका कनेक्टिविटी आपके जो है पर्टिकुलरली लोकेशन से रिलेटेड है, ठीक, वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है इससे रिलेटेड है, इकोनॉमी कैसी है इससे रिलेटेड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, ये भी आपका कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से ही निर्धारित होती है। फिर कल्चर जो है, कस्टम्स जो हैं, और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं जो पर्टिकुलरली एक जगह पे आप समझते हो कि जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया आप देखोगे तो यहाँ पे नदर्न प्लेन, मतलब नदर्न पार्ट कुछ इस तरीके से है, सदर्न पार्ट कुछ इस तरीके से है, वेस्टर्न पार्ट ऐसे है। तो इस तरीके से अपने अपने डिविजन्स के कुछ विशेषताएं हैं। तो ये सब विशेषताएं कैसे आप याद करोगे, इसके लिए आपको समझना होगा पर्टिकुलर यहाँ की जियोग्राफी को, यानी यहाँ की भौगोलिक दशाओं को, ठीक, कि मानसून इंडिया में कैसे आता है या विश्व लेवल पे कैसे आता है। तो पूरे जियोग्राफी को हम बांटें तो जियोग्राफी 2 पार्ट्स में बढ़ता है। पहला होता है वर्ल्ड जियोग्राफी और दूसरा होता है इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या है आपका कि पर्टिकुलरली कि पहली चीज़ तो इस पे इमेजिनरी जो लाइन, जो एक ग्लोब की अगर हम बात करें, एक ग्लोब जो है जिस पे एक अर्थ का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है, इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन, इसके माध्यम से पूरे अर्थ को ऐसे ऐसे वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस में बांटी गई हैं। यानी लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से जो टॉप टू बॉटम, ठीक। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं उनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, और जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। तो पर्टिकुलरली इसी श्रृंखला में आपके जो पूरे वर्ड्स के अगर हम बात करें, कॉन्टिनेंट्स की बात करें, तो पूरे कॉन्टिनेंट को आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से अगर हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो कुछ यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट होगा, कुछ यहाँ साउथ अमेरिका वाला पार्ट होगा, कुछ इधर जो हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज होंगी, रसिया का वाला पार्ट होगा, यानी यूरेशिया कह सकते हो आप। इधर जो होगा अफ्रीकन कंट्रीज होंगी, यहाँ पे आपका जो है पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह देख सकते हो, और यहीं पे बीच में आपका कहीं आपका अपना प्यारा भारत भी होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो पर्टिकुलरली जो लोकेशंस हैं ये किस तरीके से बने, क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, ये सभी चीज़ें जो आप देखते हो ये वर्ल्ड जियोग्राफी में देखते हो। वर्ल्ड जियोग्राफी में पर्टिकुलरली आप जो है वहाँ के लोकेशंस के बारे में, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, वहाँ के जो है ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में आप बात कर सकते हो कि पर्टिकुलरली वहाँ किस तरीके के लोग हैं, कैसे ट्राइब्स हैं, उनका रहन सहन कैसा है, और कैसी वहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है। ये सभी चीज़ें जो होंगी एक दूसरे से
इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्म में जुड़ी रहती हैं। दूसरा बात आता है कि इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में आप केवल इंडिया के बारे में आप इसमें स्टडी करोगे, यानी इंडिया एंड इट्स सब कॉन्टिनेंट। एक क्वेश्चन आता है, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि वाई इंडिया इज कॉल्ड एज द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इसको आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देना। पहली चीज़ तो अब आप इसको देख लो। तो आप अगर जो इंडियन ज्योग्राफी, जैसा कि हमने बोर्ड्स पे इसको लिखा हुआ है, इसको कैसे स्टडी करोगे, तो एक एक पैरामीटर्स को करने के पहले मैं इसका सबसे पहले सिलेबस से आइडेंटिफाई आपको कराऊंगा कि आखिर में आपको पढ़ना क्या है इस पूरे करिकुलम में, इस पूरे लेक्चर्स में आपको पढ़ना क्या है। एक एक करके हम जैसे जैसे आपके लेक्चर्स पूरे होंगे हमारे द्वारा या हमारे एजुकेटर्स के द्वारा आपको समय समय पर वो चीज़ें दी जाएंगी, और एक एक दो जब सेक्शन ख़त्म हो जाएंगे उसी के बाद आपके मेंस के जो आंसर राइटिंग जो है क्वेश्चंस के माध्यम से किस तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग होगी, आप कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको भी, जिसके माध्यम से आप अपने आंसर की फॉर्मेटिंग करोगे, उस पर प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा और जो है आप अपने आंसर को सुधार कर सकते हो। यानी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन इनको समझने के पहले आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि आपको पढ़ना क्या है। अब बात करें जो है सिलेबस में, तो सिलेबस में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलरली हिंदी में अगर हम बात करें स्थलाकृति, ठीक, कि पर्टिकुलरली अगर कोई कंट्री है तो वो अगर जो मैप देखो आप वर्ल्ड का, तो वो किस जगह पर लोकेटेड है, यानी लोकेशन की हम बात करें तो पूरे अगर जो वर्ल्ड को हम देखें तो लगभग जो है कॉन्टिनेंट्स में बांटे गए हैं। कौन कौन से, जैसे कि हमने प्रीवियसली बताया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपका यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फिर आपका एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक हैं। यानी एशियन की अगर हम बात करें तो इंडिया जो होता है वो एशियन सब कॉन्टिनेंट में है, एक तरीके से एशियन कॉन्टिनेंट में। और एशिया भी कई भाग में बांटे गए हैं। जैसे आप बात करें साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो है, उसके बाद से वेस्ट एशिया, इस तरीके से पूरा बांटा गया। तो इंडिया की अगर हम बात करें मैप पे तो साउथ एशिया का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है। दूसरी चीज़ क्या है कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चाइना के बाद इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। दूसरी चीज़ कि इसकी वास्ट जियोग्राफिकल लोकेशंस है। तो ये सभी जो चीज़ें होंगी आपके स्थलाकृति वाले पार्ट्स में आप देखोगे कि किस किस तरीके से इसका जो है लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, टोपोग्राफी, इसके स्थलाकृति किस किस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ है। ओके, दूसरा जो पार्ट्स है इसका लोकेशन साइज के बारे में बात करेंगे। लोकेशन पर्टिकुलरली इंडिया कहाँ पे है, तो इसके लिए जो हम सहारा लेते हैं वो होता है लैटीट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का। लैटीट्यूड का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है। लैटीट्यूड को हिंदी में अक्षांश रेखाएं कहते हैं और लॉन्गिट्यूड को जो है हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी मैप पे अगर आप देखोगे तो कुछ डॉटेड लाइन ऐसे 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 लिखे होंगे, मतलब ड्रॉ किए होंगे। यानी हॉरिजॉन्टल जो डॉटेड लाइन है वो क्या कहलाएंगी, लैटीट्यूड कहलाएंगी, और जो वर्टिकल जो होंगी वो लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। तो इंडिया का भी अगर हम देखें तो कुछ इसका अपना लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, जो कि हम आगे इसको स्टडी करेंगे। दूसरा क्या है, इसकी साइज़ किस तरीके से है। साइज़ का मतलब क्या है कि नॉर्थ में जो है नॉर्थ से लेकर के साउथ और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक कुछ इसकी एक पर्टिकुलर, जैसे हम बात करें यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ का, कुछ बात करें हम जम्मू कश्मीर का, कुछ बात करें हम महाराष्ट्र का, तो इसकी एक अपनी साइज़ है। तो उसके बेसिस पे आप इसको लर्न कर सकते हो। जैसे कई जगह पे आप हार्ट शेप साइज़ देखोगे, कई जगह पे क्या होगा आप रेक्टेंगुलर शेप देखोगे, तो ये सभी चीज़ें आपके इसमें आएंगी। दूसरा क्या होता है, तीसरा जो हम पढ़ेंगे इसमें फिजियोग्राफिक डिवीज़न। फिजियोग्राफिक डिवीज़न का मतलब भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन का मतलब क्या है कि पूरे और इंडिया को हम बांटें तो किस क्रम में आएगा, उसके लिए 4 बातों को ध्यान देना होगा। 4 बातें कौन कौन सी होंगी, देखिए। पहली चीज़ क्या होगी कि हिमालय सिस्टम, दूसरा होगा नार्दर्न प्लेन और तीसरा होगा पेनिनसुलर इंडिया। अब आप देख लो यहाँ से हिमालय सिस्टम। हिमालय सिस्टम का मतलब क्या है कि आपका ये नार्दर्न जो है
वेस्टर्न पार्ट से लिए हुए और लगभग ऐसे ऐसे होते होते, मतलब इस डायरेक्शन से होते होते आप यहाँ पे आओगे अराकान योमा सीरीज़ तक। तो ये आपका पूरा का पूरा जो पार्ट है हिमालय सिस्टम का पार्ट है। अब इसी हिमालय सिस्टम में आप लगभग 3-4 तरीके की माउंटेन्स रेंज को पढ़ोगे। जैसे उसका एक हम क्रोनोलॉजी के बेसिस पे हम याद करें तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। के का मतलब क्या होता है, कराकोरम रेंज। एल का मतलब लद्दाख रेंज। पी का मतलब होता है पीर पांजाल रेंज। और डी का मतलब होता है धौलाधर रेंज, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं आपके ग्रेट हिमालय भी हैं, यानी मेन जो श्रेणी है ये जो चलती है तो ऐसे ऐसे, तो जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, यानी बृहद हिमालय का पार्ट है। और कहाँ से कहाँ, नदर्न वेस्टर्न पार्ट से लेकर के और नीचे यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होते हुए और काफ़ी आगे तक गया हुआ है, जिसको अराकान योमा सीरीज भी कह सकते हो। लेकिन इसके आगे वाला जो पार्ट्स है वो सबमर्जेंस है, यानी डूबा हुआ है, ठीक। तो हिमालय, अब हिमालय के बारे में जो आप मैंने बताया, इसके रेंजेस के बारे में बताइए। अब इसमें और ख़ास चीज़ें क्या हैं कि इसका एक अपना अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इसी बीच से कहीं ना कहीं कुछ रिवर्स निकली हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये माउंटेन जो रेंज हैं इनके अपने अलग अलग पीक्स हैं काफ़ी हाइट्स पे, और इन्हीं पीक के बीच से क्या है कि रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स निकली हुई हैं। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे मेनली 3 तरीके की नदियाँ हैं। 3 तरीके की नदियाँ हैं, वो आगे वाले सेक्शंस में आपको बताएंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन की बात करें। नॉर्दर्न प्लेन यानी ये जो हिमालय वाला रेंज है, इसको अगर हम समझ लें तो इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट आता है, यानी ये जो होता है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का मतलब इधर अगर बात करोगे विंध्या और सतपुड़ा के ऊपर वाली जो रेंज है वो नॉर्दर्न प्लेन में आएगी, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन की क्या अपनी खास विशेषताएँ हैं, वहाँ पर किस तरीके का पॉपुलेशन सेटलमेंट है, किस तरीके की वहाँ पे एग्रीकल्चर है, कैसे कैसे मतलब वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन से, इन्वायरमेंटल कंडीशन से, ये सभी चीज़ें जो होंगी आप नॉर्दर्न प्लेन में पढ़ोगे। तीसरा जो होता है वह है पेनिनसुलर इंडिया की हम बात करें। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है कि ऐसी भूभाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हो। मतलब अगर आप बात करोगे इंडिया का तो यहाँ से देखो तो यहाँ से एक गुजरात वाला पार्ट है, यानी गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट किए हुए पूरा ऐसे आप जाओगे और यहाँ तक आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे पार्ट जो हैं किसमें जो है एक तरीके से वाटर बॉडी से घिरी हुई हैं। इधर जो है अरेबियन सी है, इधर जो है बे ऑफ बंगाल है, ठीक। तो आप इसको देख सकते हो। अगर जो कोई पर्टिकुलर लैंड मास की हम बात करें वो चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको आइसलैंड कहते हैं, याद रखिएगा, या आयरलैंड कह सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो लक्षद्वीप वाला पार्ट्स है, ठीक है। इधर आपका लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, वो कम्प्लीटली घिरा हुआ है। और भी इंडिया के चारों तरफ की अगर हम बात करें, उनके पड़ोसी मुल्कों की बात करते हैं, यहाँ पर एक मालदीव भी होगा, तो मालदीव भी क्या है, घिरा हुआ है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो श्रीलंका है। तो ये सब चीज़ें आपको इसको समझनी होंगी। तो पेनिनसुलर इंडिया, अब पेनिनसुलर का मतलब समझिए। अब पेनिनसुलर इंडिया की खास बात आपको समझना होगा कि इसमें कौन कौन सी रेंजेज हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो अरावली रेंज की हम बात करेंगे तो अरावली से शुरू होता है और नीचे नीचे काफ़ी मतलब सख्त यहाँ पे रॉक्स हैं। जैसे रॉक्स किस तरीके से, क्योंकि जब अर्थ का डिवीज़न हुआ था उस समय से ही ये पूरा का पूरा पार्ट बना हुआ है, यानी बहुत एंशिएंट है। अरावली रेंज बहुत एंशिएंट रेंज है। अब इसके हम पार्ट्स में देखेंगे तो ये वाला जो आप रेंज देख रहे हो कुछ मतलब इस तरीके से है। तो ये क्या है, वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न घाट वाला पार्ट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या मेन डिफरेंस है, इस पे छोटे छोटे अपनी पहाड़ियाँ हैं और इनमें अपने अलग एक वेजिटेशंस हैं, नेशनल पार्क्स हैं और तमाम तरीके के ट्राइब्स हैं। ये सभी चीज़ें आप आगे देखोगे। ईस्टर्न कोस्ट की हम बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट जो है काफ़ी इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब कटा छटा है, तो इसकी एक अपनी अलग खासियत है जो है। अगर जो पेनिनसुलर ब्लॉक की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुजरात वाले पार्ट से लेकर के और जो है ये कुछ यहाँ पे मेघालय वाले पार्ट तक फैला हुआ है। ऐसा आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट वाले, यानी पूरी नॉर्थ ईस्ट की बात हम नहीं करेंगे, कुछ नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो है आपके पेनिनसुलर ब्लॉक में आता है। इसके पीछे क्या कहानी है, ये सभी चीज़ें आप अपने सब्सिक्वेंटली क्लासेस में पढ़ोगे। तो जो है आज के डिस्कशन में सिर्फ ये बातें थी कि जिसके माध्यम से
आप समझ सकते थे कि कैसे कैसे पहले ये सिलेबस है, इसका डिवीज़न क्या है और किस किस तरीके से आपको अपनी अपनी अगली क्लासेस में कैसे कैसे पढ़ना है। और याद रखिए मित्रों कि जो है जियोग्राफी का नॉलेज सिर्फ नोट्स करने से नहीं होगा, आप इसके लोकलाइजेशन को, मैप को लेकर के समझें और इसको सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन करें। और एक कोई अगर स्टेट आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो हम बात करें एमपी का, तो एमपी को पढ़ रहे हो तो पहले इसकी जानकारी क्या होनी चाहिए कि इसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न किस तरीके से है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे किस इन्वायरमेंटल कंडीशंस किस तरीके से हैं, मानसूनी दशाएँ वगैरह ये सब जो भी चीज़ें हैं, फिर वहाँ पे पॉपुलेशन सेटलमेंट किस तरीके का है, ठीक, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या हैं, प्रॉपर इंडस्ट्रियल लोकेशंस किस तरीके की हैं। यानी पूरी एक स्टेट के बारे में जब इतनी चीज़ें पढ़ोगे तब जा कर के ये पूरा जो है एक प्रॉपर मैनर में आपकी लर्निंग होगी, ठीक। नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखें ड्रेनेज सिस्टम पे। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है? अपवाह तंत्र की हम बात करें। अपवाह का मतलब क्या होता है कि इस अगर जो अपर वाले पार्ट से हम देखें, माउंटेनियस वाले पार्ट से, तो यहाँ पे क्या है कि इम्पॉर्टेंट नदियाँ आई हुई हैं। इम्पॉर्टेंट नदियाँ मतलब पहाड़ों के बीच से निकली हुई हैं, ठीक। तो वो नदियाँ कौन कौन सी है? अगर नदर्न इंडिया की हम बात करें, नदर्न इंडिया किसके ऊपर से माना जाता है? विंध्या और सतपुड़ा के ऊपर की जो पार्ट्स है, यानी यहीं पे कहीं बीच में विंध्या और सतपुड़ा की रीजन है। इनके ऊपर वाले पार्ट हैं वो नदर्न इंडिया वाले पार्ट हैं और नीचे वाले जो पार्ट हैं वो सदर्न इंडिया वाले पार्ट हैं, ठीक। तो नदर्न इंडिया वाले पार्ट में मेनली 3 मेजर रिवर सिस्टम है। पहला क्या होता है, वो रिवर सिस्टम है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस वाले जगह पे अगर जो हम बात करें तो यहाँ से इंडस रिवर निकली हुई है, ठीक। और इसके अपने कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम चिनाब वगैरह आपने रावी सतलज देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये कहाँ से ओरिजिन होती है, इसको आप प्रॉपर स्टडी करोगे और ये किस तरीके से अपने जो है अलग अलग और ट्रिब्यूटरीज का फॉर्मेशंस करती है, कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, ये सब चीज़ें आपको आगे वाली क्लासेस में मिलेंगी। दूसरा जो हम बात करें कुछ इस जगह पे, तो यहीं से जो है आपका मतलब बेसिकली उत्तराखंड वाले पार्ट को हम देखें तो वहाँ पे गंगा सिस्टम की जो रिवर है, यानी गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, जो कि पर्टिकुलर एक शिखर है उत्तराखंड में। आप देखोगे आप वहाँ से, तो ये कहाँ से निकली है, मतलब निकलती है और कहाँ पे जा कर के वो गिरती है और कौन कौन सी नदियाँ उसमें आके मिलती हैं या कौन कौन सी अलग होती हैं, ये सभी चीज़ें आप देखोगे, इसमें आपको पढ़ना होगा। यानी पहला सिस्टम कौन सा आपने सीखा? इंडस सिस्टम, इंडस रिवर। दूसरा जो है आपका यहाँ पे मैंने बताया गंगा सिस्टम। तीसरा जो है यहाँ पे कुछ आप देखोगे तो ये जो है इधर से एक नदी ऐसे आई होगी और ऐसे ऐसे इस तरीके से आप देखा होगा, आपने सुना होगा, वो है ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। इसके अगले क्रम में हम देखेंगे तो इसका अगला पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज में आप देखोगे तो हम 5-6 चीज़ें लिखे हुए हैं, जैसे लैंड हुआ, वाटर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, लाइव स्टॉक हुआ, फिशरीज, एनर्जी और मिनरल। ये सभी चीज़ें आप इसके नेचुरल रिसोर्स में दे सकते हो, यानी नेचर द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं तो उनका किस तरीके से आज की डेट में यूजेज हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सभी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। यानी लैंड की हम बात कर लिए, वाटर के लिए तो वाटर में किस तरीके के वाटर सिस्टम है, ग्राउंड वाटर से कितना परसेंटेज है, ठीक है, रिवर्स के द्वारा कितना परसेंटेज है और उसका कहाँ कहाँ मतलब यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में कह लो आप, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में कह लो, ठीक। और इतने बड़े पॉपुलेशंस के लिए किस तरीके से इसका यूजेज है, ये पूरा का पूरा आप वाटर इस वाले पार्ट, नेचुरल रिसोर्स वाले पार्ट में पढ़ोगे। तीसरी चीज़ फॉरेस्ट की हम बात करें तो इंडिया में लगभग जो है 24% के आसपास फॉरेस्ट रिजर्व है। आप देख सकते हो, आप नए जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी आप देख सकते हो, लेकिन फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। यानी इस दिशा में भी कुछ काम हमें करना होगा। और इस फॉरेस्ट में पर्टिकुलरली 2-3 तरीके की चीज़ें आप पढ़ोगे, नेशनल पार्क कितने हैं, कहाँ उसका लोकलाइजेशन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सेंचुरीज कितने हैं, ठीक, बायोस्फीरिक रिजर्व किस तरीके से हैं, क्या लोकेशन है और इसका जो है पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सभी चीज़ आप इस वाले पार्ट में पढ़ोगे। वाइल्ड लाइफ भी इसी में आपका आ जाएगा कि पर्टिकुलरली फ्लोरा और फौना का अरेंजमेंट कैसा है। लाइव स्टॉक की बात कर लो, फिशरीज सेक्टर कहाँ कहाँ डेवलप हैं। जैसे फिशरीज़ की हम बात करें तो इनलैंड फिशरीज है, यानी पर्टिकुलर वो इन बीच वाले इलाकों में आप देख सकते हो, तो वो किस तरीके से डेवलपमेंट उसका है और उसका क्या क्या जो है
एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी कौन कौन सी हैं, जैसे सोलार एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, जियो थर्मल एनर्जी की बात करें, तो इनका पर्टिकुलर लोकलाइजेशन कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ से मतलब जियो थर्मल एनर्जी निकलती है, कहाँ से विंड एनर्जी निकलती है, तो ये सब देख सकते हो। उसके बाद से क्या मिनरल्स, इंपॉर्टेंट कौन कौन से मिनरल्स हैं। मिनरल्स की बात करें तो पेनिनसुलर ब्लॉक जो है ये आपका एनर्जी रिच है, तो यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन सी चट्टानें हैं और उनमें क्या क्या मिनरल्स पाई जाती हैं, चाहे वो पेनिनसुलर ब्लॉक की हो चाहे आपका नॉर्दर्न इंडिया का ब्लॉक हो। ठीक, इन सब में कौन कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा मिनरल मिल सकता है, तो ये सभी चीज़ें आप मिनरल्स में पढ़ोगे। इसके बाद से हम बात करें रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन में क्या होता है कि समय के साथ साथ जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफ़ी रिवोल्यूशंस हुए। रिवोल्यूशंस का मतलब जैसे आपने एक बहुत मेजर रिवोल्यूशन का नाम सुना होगा, हरित क्रांति का, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या प्लानिंग्स थे, क्या उसका इम्पोर्टेंस था और कहाँ कहाँ तक उसकी उपलब्धियाँ मिली, ये सभी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। और ऐसे ऐसे कई रिवोल्यूशंस है, पिंक रिवोल्यूशंस है, ब्लैक रिवोल्यूशंस है, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो 7-8 तरीके के आपके रिवोल्यूशंस मिलेंगे। उसके बाद से आता है इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, आप जैसे देख सकते हो एग्री रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं। एग्री रिलेटेड में जैसे अब राइस के कुछ आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, वीट से बने प्रोडक्ट मिलते हैं, पॉम ऑयल से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो पूरे एग्री रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं। तो इसकी खास चीज़ें क्या है कि हर एक इंडस्ट्री का जो है पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि पर्टिकुलर वो इंडस्ट्री कहाँ लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब कि कहाँ से उसको रॉ मटेरियल, जैसे कोई भी इंडस्ट्री अगर हम बनेगा तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे, अगर रॉ मटेरियल मान लो आपका यहाँ पे हरियाणा के आसपास में है और उस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को हम यहाँ पे नहीं बेच सकते, क्योंकि एक तो कॉस्ट आप बेनिफिट एनालिसिस पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, दूसरी टाइमिंग की बात पड़ेगी और भी कई चीज़ें थी। यानी पर्टिकुलर जो है लोकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है कि नहीं है, ये सभी चीज़ें जो होंगी इसमें आएंगी। दूसरे इसी तरीके से हैवी इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें, हैवी इंडस्ट्रीज़ को भी आप पढ़ोगे, उसका लोकलाइजेशन क्या है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तीसरी चीज़ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट क्या है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट्स है किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। तो इसका भी कहाँ कहाँ सीमेंट्स होगा, कौन कौन सी चट्टानों से इसके रॉ मटेरियल्स मिलेंगे और कहाँ कहाँ ये लोकलाइज्ड होगा, ये सभी चीज़ आप इसमें देखोगे। अगला जो पार्ट्स है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्रीज में मेजर केमिकल्स जो यूज होते हैं, किसमें फूड प्रोसेसिंग में आप बात कर सकते हो, कॉस्मेटिक्स में बात कर सकते हो, या इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट्स में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, वो सभी चीज़ें आपके जो है आएंगे। तो सब में एक कॉमन चीज़ें मिलेंगी कि लोकेशन, फैक्टर्स, क्या क्या जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी। इसके बाद से फर्टिलाइज़र की हम बात करें, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र यानी मेनली फर्टिलाइज़र इंडिया के हम बात करें तो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात हम करते हैं। इसके अलावा भी और हैं, तो इनका कैसे बनता है, इसकी क्या दशाएँ होनी चाहिए, ये सभी चीज़ में आएंगी। अगला क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल में जितने भी आप ट्रांसपोर्टेशंस के लिए जो चीज़ें यूज करते हो, तो वो जो चीज़ें होंगी, जैसे हम बात करें ट्रक्स की या और भी गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने के लिए, उनके प्रॉपर अवेलेबिलिटीज़ के लिए, उनके प्रॉपर अरेंजमेंट्स के लिए, तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आएगा। अगला जो होगा फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर के लिए भी क्या क्या दशाएं होंगी, ये सभी चीज़ें आपके मेजर इंडस्ट्रीज वाले पार्ट में आएंगी। इसके बाद से अगला हम बात करते हैं पॉपुलेशंस की। पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन में पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इस पॉपुलेशन में किस तरीके से बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, कितना इमिग्रेशन हुआ, कितना माइग्रेशन हुआ, ठीक है, पर्टिकुलर कितना अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक, डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना मतलब प्राप्त हुआ, कहाँ तक इसको और स्किलिंग की ज़रूरत है, ये सभी जो पैटर्न्स के बारे में आप पढ़ोगे, ये पॉपुलेशन में पढ़ोगे। इसके बाद अगला जो पार्ट है ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट पर्टिकुलरली हम देखें तो दो बातों में कि जहाँ जहाँ पहली चीज़ नदियों का विकास है, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स ज़्यादा है, ठीक है। वहीं पे आपके इंडस्ट्रीज़ भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए पहली चीज़ क्या है कि वाटर का होना बहुत ज़रूरी है।
कुछ इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो उसके लिए नहीं भी है, लेकिन वहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन सेटलमेंट किस तरीके से उनका पैटर्न कैसा है, कई जगह ग्रिड पैटर्न पे आप देखोगे, कई जगह स्टार पैटर्न पे देखोगे, तो ये सभी चीज़ें ह्यूमन सेटलमेंट में आएगी। और इसका लास्ट जो पार्ट है वो है डिसास्टर मैनेजमेंट का। डिसास्टर मैनेजमेंट के तहत आप देखोगे कि एक डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत। ऐसा क्यों लाया गया? क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि जो है तमाम तरीके की घटनाएं, से फ्लड्स का आना, वहीं दूसरी तरफ ड्रॉट्स का आना, साइक्लोन का आना, ठीक, एवलांचेस का आना, तो ये सभी चीज़ें जो होंगी कहीं ना कहीं उसमें किस तरीके से मिटिगेशन पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस तरीके से उसको बचाव करोगे, उसके कारण क्या होंगे, ये सभी चीज़ों के क्रियान्वयन के लिए क्या हुआ कि डिसास्टर मैनेजमेंट का गठन किया गया। डिसास्टर मैनेजमेंट में एक बॉडी होती है NDMA, मतलब नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी नेशनल लेवल पे क्या करती है कि इसके जो वॉलंटियर्स जो होते हैं, इसमें अपना कैसे किसी जगह कोई अगर जो फ्लड की प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ किस तरीके से वहाँ बचाव करेंगे, राहत कार्य करेंगे, ठीक है, प्रॉपर जो है रिलीफ कैंप लगाएंगे, तो ये सभी चीज़ें होंगी इसके तहत आएंगी डिसास्टर मैनेजमेंट वाले। तो ये ओवरऑल मैंने सिलेबस आपको समझा दिया है। अब इसमें एक और 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि प्रॉपर आप डिफरेंसेस कुछ आपको पढ़ने होंगे, प्रॉपर डिफिनीशंस पढ़ने होंगे। डिफरेंसेस की हम बात करें तो माउंटेन और हिल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, एस्चुरी का फॉर्मेशन इधर होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन इधर होता है, तो एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको मिलेंगी, ये आपको आप समझ सकते हो। उसके बाद से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जो है डिफिनीशंस को आपको समझना होगा। तो यानी अगर हम पूरा ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन करें तो पहली चीज़ है कि पर्टिकुलरली कोई अगर जो डिफिनीशंस हैं उनको आपको किस तरीके से समझना है और कहाँ कहाँ वो फिट होगा, और बाकी और जो क्वालिटीज़ हैं जो है सिलेबस के माध्यम से आपको एक एक करके आगे वाली क्लासेस में दी जाएंगी। धन्यवाद।